तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल पे आने से पहले मैं आपको एक और आसान एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता कि आप जो है फर्स्ट क्लास में स्कूल में गए और 12th क्लास तक आपने पढ़ाई करी, तो 12 साल आपने पढ़ाई करी। अब इन 12 साल के अंदर आपका किसी भी तरीके का कोई टेस्ट ना होता, किसी भी तरीके का कोई रिपोर्ट कार्ड ना बनती, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू ना होता। अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करवा लिया, अब सीधा 12 साल बाद जब बच्चा 12th क्लास से बाहर निकलेगा तो उस टाइम पर चेक करेंगे कि आखिर इन 12 साल के बीच में उसका परफॉर्मेंस कैसा था। इन 12 साल के अंदर उसने क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, कितनी पढ़ाई करी, किस तरीके से पढ़ा, ये सारा रिव्यू होगा 12 साल के बाद। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो अब मुझे आप बताओ, क्या ये सही रहेगा? क्या ऐसा होना चाहिए? तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल में क्या होता है, तो हमने क्या करा, हमने इन 12 साल को छोटे छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया और हर एक यूनिट को एक क्लास का नाम दे दिया। एक यूनिट हमारा 1 साल का है, हमने नाम रख दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12। इस तरीके से हमने जो है 12 साल को 12 क्लासेस का नाम दे दिया और ये बोला कि हर साल जो है हम बच्चे का एग्जाम लेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। पहला साल कंप्लीट होगा, उसके बाद उसकी फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट कार्ड आएगी कि उसने एक साल में कैसी पढ़ाई करी, उसने क्या क्या गलती करी, क्या क्या अच्छे काम करे। अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसको आने वाले सालों के अंदर सुधारा जाएगा, करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। और अगर कुछ अच्छा काम करा होगा तो उसको आगे और मोटिवेट करा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर साल के हिसाब से, हर क्लास के हिसाब से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिव्यू करते जाते हैं और ये समझते जाते हैं कि पिछली जो उसने गलतियां करी हैं, आगे जो है वो उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए, वो जो है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले ले, अपनी गलतियों को सुधार ले। तो ये करना ज़्यादा बेटर है ना कि ये कहना कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक लगातार बस पढ़ाते रहो और 12th क्लास के बाद एंड में जो है चेक करो कि परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेकार होगा तो उसके तो 12 साल हो गए, उसको तो कभी भी कहीं पे भी अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला। तो आपको लगता है ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर किसी काम को लेकर हमारा टाइम पीरियड बहुत बड़ा है तो हमें अपने उस बड़े टाइम पीरियड को छोटे छोटे इंटरवल में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और हर एक पार्ट, हर एक इंटरवल के एंड होने पे चेक करना चाहिए कि हमारे उस पीरियड की, उस पार्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या हमने अच्छा काम करा या हमने बुरा काम करा। तो ये सारी बातें चेक हो जानी चाहिए, तभी जाके जो है एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और अपनी गलतियों को लगातार हर साल सुधारता रहेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये तो हमारा आसान वाला एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल को बिजनेस के अंदर लगाऊं, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन बना रखी है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 2018 में। अब इस बिजनेस का एंड कब होगा, क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा बहुत समझाया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि हमारे बिजनेस की जो लाइफ होती है वो इंडेफिनेट पीरियड की होती है। आपको कभी भी ये नहीं पता होता कि आप अपने बिजनेस को कब बंद करोगे। आप टाटा ग्रुप का एग्जांपल ले लो। टाटा का बिजनेस कब शुरू हुआ था आपको मालूम है? 1868 में शुरू हुआ था। रिलायंस का बिजनेस कब शुरू हुआ था आपको मालूम है? कितने साल बीत गए, 50-100 साल बीत गए टाटा रिलायंस के बिजनेस को शुरू हुए। और अभी भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बिजनेस कब बंद होगा, इसके बारे में किसी को जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। इंडेफिनेट पीरियड तक बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस का कोई एंड पीरियड हम नहीं बता सकते। अगर बिजनेस सही तरीके से काम कर रहा है तो उसकी लाइफ जो है वो इंडेफिनेट होती है। और जब हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो हमें कहता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमने 2018 में ये बिजनेस शुरू करा है, जिसकी लाइफ जो है वो इंडेफिनेट पीरियड तक है। इसके ऊपर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने अपने स्कूल वाले एग्जाम्पल में तो बता दिया था कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में हमारा स्कूल का एंड हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के अंदर कभी भी एंड पॉइंट नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, हमने 2018 में बिजनेस शुरू करा, तो लेट सपोज मान लेते हैं हम जो है अपने बिजनेस को 2080 में बंद करेंगे। तो क्या मैं ये कह दूं 2018 से लेकर 2080 तक पहले हम लगातार काम करते रहेंगे, उसके बाद जब 2080 आएगा, जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे, तो उस टाइम पर जो है हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे? क्या ऐसा करा जा सकता है? 2018 से लेकर 2080 तक आप लगातार काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप फायदा में हो कि नुकसान में हो। और जब 2080 आया, आपका बिजनेस बंद हुआ, तो उस टाइम पर आप कह रहे हो कि आप जरा अपनी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसे बिजनेस करा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, एक पर्टिकुलर गैप पे अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस का रिव्यू करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर हमारी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने भी बोली है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है पीरियड। आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि आप इतने टाइम पीरियड को एक इंटरवल मानोगे और हर एक छोटे छोटे इंटरवल पर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहोगे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमें बोला है
कि अगर आप 2018 में अपना बिजनेस शुरू करते हो तो 2018 से लेकर 2019 तक एक साल आप काम करो। उसके बाद जब 2019 आ जाए तो 18 से 19 के बीच में आपने जितना भी काम करा आप उस काम का उस अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लो। 2019 में आप अपनी एक रिपोर्ट कार्ड बना लो, अपने बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड बना लो और चेक कर लो कि आपने पिछले एक साल के अंदर कैसा काम करा है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद 2019 में दोबारा काम शुरू करो। 2019 से लेकर 2020 तक दोबारा से एक साल तक काम करो। उसके बाद 2020 का जब एंड होगा तो अपने सेकंड ईयर, आपके बिजनेस का ये सेकंड ईयर होगा, तो आप सेकंड ईयर की रिपोर्ट कार्ड दोबारा से बना लो 2020 में। इसी तरीके से जो है आप एक साल तक काम करते रहो। उसके बाद एक साल पूरा होने पर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी चेक करते रहो कि आपको बिजनेस के अंदर फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमें एक डेट दे दी और बोला कि आप जो है 2018 का मतलब है कि आप 1 अप्रैल को पकड़ लो। इंडिया के अंदर जब हमारा बजट आता है हमारा फरवरी में, लेकिन उसको अप्लाई कब करा जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल हमारा इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और इसी को हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। जब भी हम इंडिया के अंदर अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हमारी शुरू होती है 1 अप्रैल से। तो लेट सपोज आपका बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 को, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आप एक साल तक काम करोगे और उसके बाद जो है एक साल का अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करोगे। तो ये जो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2018-2019, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। उसी तरीके से जब हमारे बिजनेस का सेकंड ईयर आएगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो ये हमारे बिजनेस का सेकंड ईयर होगा। और फिर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में हमने जितना भी काम करा उस काम को हम चेक करेंगे। कब चेक होगा, 31 मार्च 20 को चेक होगा। यानी 31 मार्च 20 को हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहली साल की बैलेंस शीट कब बनी हमारी, 31 मार्च 2019 को, और दूसरे साल की बैलेंस शीट कब बनेगी हमारी, 31 मार्च 2020 को। तो हमने एक एक साल का टाइम पीरियड ले लिया, एक एक साल का टाइम गैप ले लिया। एक साल पूरा होते ही हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमने पिछले एक साल में क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या अच्छे काम करे। अगर कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को हम आने वाले सालों के अंदर सुधारते हैं, उसमें करेक्टिव एक्शन लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। और अगर हमने कुछ अच्छा काम करा है तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग चलती रहती है। एक साल हम बिजनेस करते हैं और साल के एंड होने पे हम अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो ये जो एक साल का टाइम पीरियड है इसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग ईयर, और ये अकाउंटिंग हमारी इसी तरह चलती रहेगी। यहाँ पर तो मैंने 3 साल का एग्जांपल लिया, लेकिन हमारे अकाउंटिंग यहाँ पर इसी तरीके से हर साल चलती रहेगी। तो अब अगर हम चलें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यही बात बोल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड मींस that the working life of a business should be split into convenient short period of time or regular interval is called accounting period। तो वही बात बोली है, अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब होता है, जब आप अपने बिजनेस की लाइफ को स्प्लिट कर लेते हो यानी डिवाइड कर लेते हो इनटू शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर शॉर्ट पीरियड कितना बताया मैंने आपको, एक साल। आप जो है अपने पूरे बिजनेस की लाइफ को, जो कि इंडेफिनेट लाइफ है, उस लाइफ को स्मॉल स्मॉल टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हो, या मैं कहूँ रेगुलर इंटरवल में डिवाइड कर लेते हो। तो उसी स्मॉल पार्ट को हम अकाउंटिंग ईयर का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया शॉर्ट पीरियड का मतलब 1 ईयर। और उस 1 ईयर के एंड होने पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी एसर्टेन एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। एक साल का एंड होगा तो उस एक साल के एंड को हम क्या बोलेंगे कि हमारे अकाउंटिंग ईयर का एंड हो गया। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 18 को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा, 31 मार्च 19 को। तो एक साल तक हमने काम किया और 31 मार्च 19 यानी अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पर हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई और चेक किया कि आखिर पिछले एक साल के अंदर हमने कैसा काम किया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ हमने चेक किया। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि आप अपने नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हो हर अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पे बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो समझ में आ रही है बात। दस द अकाउंटिंग पीरियड में बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, अ ईयर और इवन मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, और यहाँ तक कि एक साल से ज्यादा का भी हो सकता है। तो एक साल का तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, तो इसका एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 को। यानी 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो यही बात बोली जा रही है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने का भी हो सकता है, यानी एक साल का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड एक साल से ज्यादा का हो। तो देखो जनरली तो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का ही होता है,
लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जिनका अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का भी होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हर 3 महीने में रिव्यू करना पड़ता है। जैसे कि हमारी लिस्टेड कंपनीज हो गई, जो हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको जो है मैंडेटरी होता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। तो अगर आप हर 3 महीने के अंदर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का है। या फिर जो लोग 6 महीने के अंदर रिव्यू करते हैं, तो उनका अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है और उसके अंदर किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। बाकी जनरली तो मैंने आपको बता दिया, हाउएवर अकाउंटिंग पीरियड इज नॉर्मली फॉर 1 ईयर बिगिनिंग ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड एंडिंग 12 मंथ्स लेटर। हर कंट्री के अंदर अकाउंटिंग पीरियड की डेट अलग अलग होती है। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस के अंदर 1 अक्टूबर अकाउंटिंग पीरियड होता है और एंड कब होगा? नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो हर कंट्री का अपना अलग अकाउंटिंग पीरियड होता है, अलग डेट पर स्टार्ट होता है और 12 महीने के बाद खत्म हो जाता है। बाकी इंडिया का अकाउंटिंग पीरियड याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, तो सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि अकाउंटिंग पीरियड की वजह से ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाते हैं। हम टाइम टू टाइम हर 12 महीने के अंदर जो है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट है हमारा, दिस कॉन्सेप्ट हैज इनेबल्ड प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन एक्रूअल बेसिस in the sense that matching of expenses and revenues taken into consideration by making these items belonging to the same accounting period। तो यहाँ पर आप इस सेकंड पॉइंट को अभी छोड़ दो। इस पॉइंट के अंदर हमारे दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्रूअल बेसिस की बात करी जा रही है और उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को अभी हमने आगे पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 6 पॉइंट है हमारा पीरियोडिसिटी जिसको हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फिर हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो ये इसके बाद पढ़ना है। तो पहले एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आने वाला है। तो फिलहाल के लिए सेकंड पॉइंट को छोड़ दो। यहाँ पर मैंने लिखा है रेफर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम देखेंगे इसको वापस आकर, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी छोड़ दो, आगे देखो। थर्ड है हमारा, दिस कॉन्सेप्ट इनेबल द बिजनेस फर्म्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर इनकम एट दी रेगुलर इंटरवल। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से हमें क्या फायदा होता है कि हम अपने बिजनेस फर्म के इनकम्स को एक रेगुलर इंटरवल पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमें जो है हर एक साल के अंदर अपनी इनकम के बारे में पता चल जाता है कि आखिर हमने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना कमाया। तो इस तरीके से जो है हम अपनी इनकम्स को एक रेगुलर इंटरवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ नेट इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 1 ईयर विद दैट ऑफ अनदर ईयर। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से हमें क्या फायदा हुआ कि हम अपनी नेट इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन, नेट इनकम का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया बैलेंस शीट। तो हम क्या करते हैं, हम जो है हर एक साल का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हर एक साल का अलग अलग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरीके से हर साल के एंड में हमारा हर एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता रहेगा। तो यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम जो है अपने एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अपने पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हैं। यानी अपने करंट ईयर के रिजल्ट को अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट बेनिफिट है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर तो बोला था कि आप जो है अपनी बिजनेस के अंदर अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो। जबकि यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट के अंदर बोला जा रहा है कि आप इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो। यानी आपका ही जैसा सेम बिजनेस अगर मान लो कोई और कर रहा है और वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप जो है अपने कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देखकर भी अपने बिजनेस को और उसके बिजनेस को आपस में कंपेयर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो हर बड़े बिजनेस का पब्लिकली अवेलेबल ही होता है, उनकी वेबसाइट पर अपलोड होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो, यानी अपने बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस के साथ कंपेयर करके देख सकते हो कि आखिर किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इंटर फर्म कंपैरिजन भी पॉसिबल हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, जो कि होता है हमारा कैश बेसिस कॉन्सेप्ट। हमारे पास दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के, एक होता है एक्रूअल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना होगा।